हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में हमारे पास चैप्टर गैसियस एक्सचेंज चल रहा था, चैप्टर नंबर 13। इस चैप्टर का जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। हमने कौन कौन से डिसऑर्डर देखे जी? हमने देखा जी लंग कैंसर, एम्फाइसीमा, एस्थमा और ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है जी। उसके बाद अब हमारे पास इस चैप्टर में कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें रह गई हैं। आज की क्लास में इंशाल्लाह वो छोटी छोटी सी चीज़ें निपटा देंगे और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी छोटी छोटी चीज़ों में क्या क्या है जी कि हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, एक तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, ब्लड का क्या रोल है इसके अंदर, और फिर कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, टाइडल टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी और रिजिड्यूल वॉल्यूम। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ये क्या है, थोड़ा सा इनकी बात करेंगे और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हम कल की क्लास में जो हमारा टॉपिक आखिर में रह गया था वो था कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन। हमने ये देखा है इस चैप्टर में कि हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम एयर को अंदर लाता है और उस एयर में ऑक्सीजन गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और फिर एल्विलाई में वो जमा हो जाती है एयर। फिर एल्विलाई की जो ब्लड कैपिलरीज होती है उसमें ब्लड होता है मौजूद और उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और यहाँ पर डिफ्यूजन हो जाता है। तो ये पूरा मामला थोड़ा सा हम बिल्कुल टिश्यू से स्टार्ट करके देख रहे थे। तो हमारे पास होता क्या है जी, सपोज करें ये हमारे पास पॉइंटर का है, सपोज करें जी ये हमारे पास कोई टिश्यू है जी, पर्टिकुलर टिश्यू है, कोई हाथ के मसल्स के या स्केलेटन के किसी भी हिस्से के, सपोज करें जी हमारे हाथ के टिश्यूज है। तो टिश्यूज जो है वो करते हैं रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन करते हैं जी। और ये क्या करते हैं, रेस्पायरेशन में अपने फूड मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ देते हैं और उससे एनर्जी निकल आती है और एनर्जी निकलने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी तैयार होता है। ये दोनों वेस्ट होते हैं। वाटर जो है थोड़ा सा रिस्पायरेटरी सिस्टम के जरिए भी निकल आता है और ज़्यादातर वाटर जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी की वजह से हमारी बॉडी से बाहर जाता है। तो अब चूंकि रेस्पायरेशन की है तो इन टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ये देखेंगे लिखा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और इस टिश्यू के आसपास जो ब्लड कैपिलरीज में ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो होगी। ठीक है, जो इस टिश्यू के इर्द गिर्द तो ब्लड कैपिलरीज होंगी उसमें ब्लड होगा और उस ब्लड में कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, कम होती है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पर डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन होता है जी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ, यानी कि अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये टिश्यू से निकल कर हमारी जो ब्लड कैपिलरीज में ब्लड है उसमें आ जाएगा। तो अब ये टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड निकली और ब्लड में आ गई। अब ये ब्लड कहलाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उस ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसमें लो कंसंट्रेशन नहीं है, अब इसमें हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए पहले दिल में आएगा और फिर दिल से ये हमारे लंग्स की तरफ बढ़ता है। लंग्स की तरफ बढ़ेगा जी पल्मोनरी आर्टरीज की मदद से। अगले चैप्टर में देखेंगे आर्टरीज में ये सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है जी हमारे लंग्स में। अंदर जाके वो आर्टरीज हमारी मजीद डिवाइड होती हैं और कैपिलरीज में तकसीम हो जाती हैं और ये कैपिलरीज एल्व्यूलाई के सराउंड करीब होती हैं, यानी एल्व्यूलाई के इर्द गिर्द ये कैपिलरीज मौजूद होती है। तो अब ये ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी एल्व्यूलाई के आसपास जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें आ गया। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की कैपिलरी है ये हमारी कैपिलरी एल्व्यूलाई के आसपास है और इसमें हमारे पास जो वो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरी तरफ रेस्पायरेटरी सिस्टम नाक और ये नाक, ट्रैकिया वगैरह की मदद से एयर को अंदर ले आएगा और ये वो एयर है जिसमें ऑक्सीजन की गैस, तो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है। अब ये हाई ऑक्सीजन वाली एयर आपके एल्व्यूलाई में आ जाती है। तो अब एल्व्यूलाई में एयर मौजूद है और कैपिलरीज में ब्लड मौजूद है। एयर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है जबकि कैपिलरीज में जो ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई है। तो मटेरियल हाई से लो की तरफ डिफ्यूज होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो एयर से डिफ्यूज होकर आपके कैपिलरीज में जो ब्लड है उसमें आ जाएगी और जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज होकर आपकी एयर में चली जाएगी। अब यहाँ पर जो है वो चेंज हो जाता है, एयर जो है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई
ठीक है। तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर जो है इसी रिस्पायरेटरी सिस्टम के जरिए बाहर निकल जाएगी, और ये जो ब्लड है जिसमें अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, उसको हम कहते हैं कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब वो हमारा फिर वापस सर्कुलेटरी सिस्टम, दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम से इस टिश्यू में आ जाएगा। अब जब ये इस टिश्यू में आएगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इसके अंदर ज़्यादा होती है, टिश्यू के अंदर कम, तो ये डिफ्यूज़ करके टिश्यू को दे देगा। ऐसे ही हमारे जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एल्विलाई तक आ रही थी, एयर के अंदर थी, अब वो टिश्यूज तक पहुंच गई। हमने इसी चैप्टर में देखा कि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है और वो हमारी एल्विलाई में आ जाती है, और अब हमने उससे आगे की बात कर ली कि एल्विलाई से वो हमारी एयर ब्लड में कैसे आई, और फिर ब्लड से वो टिश्यू में कैसे गई। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हुई है। अब इस पूरे मामले में हम ये देख रहे हैं कि ब्लड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ब्लड प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये जो गैसेस हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जिसको टिश्यू से एल्विलाई तक लाना है, या ये जो आपके पास ऑक्सीजन है जिसको एल्विलाई से टिश्यूज तक लेकर जाना है, ये ट्रांसपोर्टेशन का किरदार कौन अदा कर रहे थे, हमारा ब्लड। ब्लड अपने अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कर लेगा, ताकि जब ये ब्लड फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह जाए तो साथ साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी जाए। अब ये बाइंडिंग कैसे होती है ब्लड के अंदर, वो चीज़ हमें देखी। तो होगा क्या कि हमारे पास टिश्यू के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी हुई होगी, ब्लड आएगा, ब्लड जब इसको डिफ्यूजन के जरिए लेगा तो इसको अपने साथ बाइंड कर लेता है, जोड़ लेता है। अब ब्लड जहाँ पर भी जाएगा इसके साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जाएगी, ये जाते जाते कहाँ आ जाएगा, लंग्स में आ जाएगा। अब लंग्स में आके ये ब्लड डिफ्यूज करा देगा कार्बन डाइऑक्साइड को एल्विलाई में, और फिर एल्विलाई से वो बाहर, और जो एल्विलाई से ऑक्सीजन थी वो अपने साथ ये बाइंड कर लेगा, जोड़ लेगा, और फिर अब ये वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा जुड़ी हुई ऑक्सीजन भी साथ साथ जाएगी। यानी हम क्या देख रहे हैं कि ब्लड के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर जाती है, जुड़ जाती है। अब कैसे, वो हम देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, ये जो गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, इस दौरान ब्लड के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर जाती है। अब इस बाइंडिंग में ये जो गैसेस बाइंड हो रही है, इसमें अहम तरीन रोल होता है आरबीसी का। अहम तरीन रोल किसका है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स का। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वैसे हमने अगले चैप्टर में पढ़ना है पूरा डिटेल के अंदर। हमारे पास जो ब्लड होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं देखा जाए तो। चले मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ और अब मैं आगे यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। हमारे पास जो ब्लड होता है, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है जी प्लाज्मा, जो कि लिक्विड फॉर्म होती है जी, यानी कि ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होगा, जो लिक्विड चीज़ होगी वो प्लाज्मा होती है, वाइट कलर का होता है। और एक होते हैं जी कॉर्पोसेल्स, ये असल में सेल्स होते हैं, इनके ब्लड के सेल्स होते हैं, तो हम इनको खास नाम दे रहे हैं जी कॉर्पोसेल्स। ठीक है, ये दो चीज़ें होती है। और एक और चीज़ होती है प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स असल में सेल नहीं होते, सेल के टुकड़े होते हैं। यानी कोई सेल है और वो टूट गया तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, उनको हम कह देते हैं प्लेटिलेट्स। तो हमारे ब्लड में ये तीन चीज़ें होती है। लिक्विड पोर्शन क्या है, प्लाज्मा, सेल्स होते हैं कि जिनको हम कहते हैं कॉर्पोसेल्स, और प्लेटिलेट्स होते हैं। प्लाज्मा जो है तकरीबन 45% होता है हमारे पास प्लाज्मा, और तकरीबन जो है वो 5% आप कह लो प्लेटिलेट्स होता है, और तकरीबन जो है बल्कि 45 तो ये होता है कॉर्पोसेल्स, ये 55 है, ये 55 होता है, ये तकरीबन 40 होता है। ऐसी कंपोजिशन है, यानी प्लाज्मा सबसे ज़्यादा है, कॉर्पोसेल्स दूसरे नंबर पे, सबसे कम होता है प्लेटिलेट्स। उसके बाद ये जो प्लेटिलेट्स होते हैं यानी कि सेल्स ऑफ द ब्लड, ये दो किस्म के होते हैं, एक कहलाते हैं रेड ब्लड सेल्स और एक कहलाते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये इनका कॉमन नाम होता है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। जबकि बायोलॉजी में हम रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक ब्लड की छोटी सी कंपोजिशन है। ब्लड में तीन चीज़ें हैं जी, लिक्विड पोर्शन जो है वो प्लाज्मा कहलाता है, सेल्स के टुकड़े होते हैं जिनको हम प्लेटिलेट्स कहते हैं, और बाकायदा पूरे सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉर्पोसेल्स। कॉर्पोसेल्स दो किस्म के हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। ये जो हमारे पास गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, इस दौरान ब्लड क्या करता है जी, गैसेस को अपने साथ बाइंड करता है, जोड़ता है, और इस गैसेस को बाइंड करने में अहम तरीन रोल इसका है, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स।
इसीलिए हम जब इसका फंक्शन स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि रेड ब्लड सेल्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ये इसका फंक्शन में आता है कि रेड ब्लड सेल्स गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स गैसेस को अपने साथ जोड़ लेते हैं और फिर जहाँ जहाँ ये ब्लड और ये रेड ब्लड सेल्स जाएगा, इनसे जुड़ी हुई गैसेस जो हैं वो भी जा रही है। ठीक है, तो अब ब्लड को हमने अगले चैप्टर में ज़रा डिटेल में देखना है। अभी हम सिर्फ आरबीसी से जो पर्टिकुलर रिलेटेड काम है सिर्फ उसको देख लेंगे। तो हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड कार्पस सेल्स होते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। किसकी ट्रांसपोर्टेशन? गैसेस। कैसे? रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ जोड़ लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं और फिर जहाँ जहाँ ब्लड फ्लो होके जाएगा तो वो गैसेस भी ऑटोमेटिकली इसके साथ जाती है। अब जरा देखते हैं जी कैसे ये बाइंड करती हैं जी रेड ब्लड सेल्स गैसेस को। तो रेड ब्लड सेल्स को थोड़ा सा नाम बता दूं मैं इसका, क्या है जी? रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, ये इसका पूरा नाम है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी कहते हैं और इरिथ्रोसाइट्स भी कह रहे होते हैं हम इनको। और इसका अगर हम ज़रा शेप की बात करें तो सर्कुलर शेप होता है इनका, यानी गोल सा शेप होता है और बाय कॉनकेव होता है। सर्कुलर और बाय कॉनकेव। अब सर्कुलर का मतलब तो हो गया गोल और बाय कॉनकेव फिजिक्स का टर्म है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हमारे पास दो किस्म के लेंस होते हैं। एक वो लेंस जो बीच में से मोटे होते हैं, ये वाले जो बीच में से ना इसको बीच में से ये थिक होते हैं, इनको हम कहते हैं कॉन्वेक्स। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बीच में से पतले होते हैं, ये देखें बीच में से पतला है, इनको हम कहते हैं कॉनकेव। तो ये कॉनकेव बोला है मैंने इसको, इसका स्ट्रक्चर क्या बोला मैंने? बाय कॉनकेव, यानी ये बीच में से पतला होता है। ठीक है, जैसे प्लेट होती है ना आपकी, प्लेट आप देखोगे तो प्लेट आपकी ऐसे बीच में से अंदर हुई भी होती है, पतली होती है। ऐसे ये भी होता है, क्योंकि ये दोनों साइडों से पतला होता है, यानी इस साइड से भी इस साइड से भी। तो ये आपका क्या हो गया? बाय कॉनकेव। बाय मतलब दोनों, दोनों साइडों से। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा होगा जी, गोल होगा। और अगर हम इसको गोल को लिटा दें तो ये ऐसा होगा, लिटाया हुआ ऐसा। ये मैंने इसको लिटा दिया। ठीक है, तो ये लिटाया हुआ देखें बीच में से कैसा है? ये पतला है और दोनों साइडों से पतला है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है? बाय कॉनकेव। तो एक सर्कुलर शेप का सेल होता है जो बीच में से अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, इसलिए इसको हम शेप को कहते हैं बाय कॉनकेव। एक और बात, नॉन न्यूक्लिएटेड। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। नॉन न्यूक्लिएटेड, कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। इवन के न्यूक्लियस तो छोड़े, कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना गोल्जी बॉडीज, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ भी, कोई भी इनके अंदर जो है आप कह सकते हैं इनके अंदर कोई भी ऑर्गेनल इवन के न्यूक्लियस तक का नहीं होता। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें कोई ऑर्गेनल्स नहीं होते, तो ये जिंदा कैसे हैं? तो इसका जवाब है ये जिंदा नहीं होते, ये मरे हुए हैं। असल में जब हमारे बोन मैरो के अंदर ये बनते हैं, ये कहाँ बनते हैं जी? हमारे बोन मैरो के अंदर, हमारी हड्डियों का जो गूदा होता है उनके अंदर ये बनते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास सपोज करें कि हमारी हड्डी है और उसके अंदर ये जो पाया जा रहा है ना, ये बोन मैरो। अब बोन मैरो के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टेम सेल्स। उन स्टेम सेल्स से जो है हमारे पास कुछ सेल्स तैयार होते हैं, जिनमें से कुछ सेल्स अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके वाइट ब्लड सेल्स बना देते हैं और कुछ सेल्स अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके रेड ब्लड सेल्स बना देते हैं। तो हमारे पास ये बोन मैरो के सेल्स हैं, दे आर कॉल्ड स्टेम सेल्स। और स्टेम सेल्स जो है डिवाइड करके अपने आप को दो कैटेगरी में तकसीम करेंगे। एक कैटेगरी जो है वो रेड ब्लड सेल्स में बनती है और एक कैटेगरी जो है वो वाइट ब्लड सेल्स बनती है। अब ये जो वाले सेल्स हैं जिनसे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं इमैच्योर। इमैच्योर होते हैं, इनमें न्यूक्लियस होता है, ये जिंदा होते हैं। तो शुरू में जो बोन मैरो आपके रेड ब्लड सेल्स बनाती है ना, वो जिंदा सेल्स होते हैं, उनमें बाकायदा न्यूक्लियस होता है, उनके तमाम ऑर्गेनल्स होते हैं, वो जिंदा होता है। इस दौरान जब वो रेड ब्लड सेल्स इमैच्योर होते हैं ना, जब जिंदा होते हैं, इस दौरान ये अपने अंदर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इतना बना लेते हैं कि इनके सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन ही भर जाता है और बाकी तमाम सेल्स ऑर्गेनल्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ हीमोग्लोबिन ही पाया जाता है। उस टाइम पे ये मैच्योर हो जाते हैं और मर जाते हैं। मरे हुए सेल्स होते हैं बस जिसके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद है। जब तक वो हीमोग्लोबिन मौजूद है ये सेल ये अपना काम करेगा हीमोग्लोबिन वाला। जब वो हीमोग्लोबिन ख़त्म हो जाएगा ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो शुरू में क्या है कि हमारे पास ये इमैच्योर होते हैं, उस टाइम पे ये जिंदा होते हैं। उस टाइम पे ये क्या तैयार करते हैं जी? अपने अंदर हेमोग्लोबिन नाम का एक मॉलिक्यूल। बहुत सारे मॉलिक्यूल जब ये हो जाएंगे हीमोग्लोबिन के, तो वो पूरा सेल जो है ये पूरा सेल जो है
इसमें सारा हीमोग्लोबिन ही भर जाता है। इतना हीमोग्लोबिन भर जाएगा कि कोई ऑर्गेनल की जगह ही नहीं बचेगी। उस टाइम पे ये फिर कहलाएगा एक मैच्योर आरबीसी। एक मैच्योर आरबीसी क्या होता है? इसमें सिर्फ हीमोग्लोबिन होता है और कुछ नहीं होता, कोई सेल ऑर्गेनल, कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता। मुर्दा है जी, मरा हुआ सेल है। ये अपने आप को ना डिवाइड करेगा, ना इसको एनर्जी चाहिए, ना इसको ऑक्सीजन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मरा हुआ सेल है। बस ये अपना जो हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड इसके अंदर मौजूद है, वो इसके अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करता रहेगा जब तक ये मौजूद रहेगा। 120 दिन के आसपास लगता है कि टाइम, जिसके अंदर इसका सारा हीमोग्लोबिन ख़त्म हो जाएगा। जब सारा हीमोग्लोबिन ख़त्म हो जाएगा तो ये रेड ब्लड सेल्स जो है पहले से ही मरे हैं और अब इनका काम भी नहीं बचा। तो फिर लीवर्स जो होते हैं, हमारे जो लीवर होता है, वो इन रेड ब्लड सेल्स को तोड़कर इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स निकाल के इसको ख़त्म कर देता है। ये इसकी लाइफ साइकिल हो जाती है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया ना, ये एक्चुअल में तो ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक है। जब हम चैप्टर 14 पढ़ेंगे, हम उसमें इसको और ज़्यादा डिटेल में देख लेंगे। अभी तो हमने सिर्फ अपने असल टॉपिक तक रहना है। तो रेड ब्लड सेल्स में हमारे पास सर्कुलर शेप है, बाइकॉन्केव है, नॉन न्यूक्लिएट है, मुर्दा सेल्स हैं, बोन मैरो में तैयार होते हैं। शुरू में इमेच्योर होते हैं, बाद में ये मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर का मतलब मर गए। इनमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम, एक मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिन। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जिसमें दो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें आयरन होता है। आयरन को हम कह रहे होते हैं हीम। हीम मतलब आयरन। और वो जुड़ा हुआ होता है ग्लोबिन नाम के एक मॉलिक्यूल से। और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन की एक शक्ल है, प्रोटीन की एक टाइप कह लो आप। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, ये एक्चुअल में आयरन प्रोटीन का मिक्सचर है। प्रोटीन का मॉलिक्यूल है और एक आयरन का मॉलिक्यूल है, दोनों मिलते हैं और हेमोग्लोबिन बनता है। ठीक है जी। तो ये जो हेमोग्लोबिन है, इट इज एक्चुअली अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन एंड आयरन। प्रोटीन कौन सा है? ग्लोबिन। आयरन कौन सा है? हीम। इसलिए इसको आप क्या कह रहे हो? हीमोग्लोबिन। ठीक है। और याद, मैंने आपको बताया ना, इनकी तादाद बहुत होती है। पता कितनी होती है? इनकी तादाद तकरीबन एक रेड ब्लड सेल्स के अंदर 280 मिलियन 280 मिलियन रेड ब्लड सेल के अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन पाया जाता है एक रेड ब्लड सेल के अंदर। सोचें जरा, इमेजिन करें, ऑर्गेनल की जगह बचेगी? नहीं। तो एक रेड ब्लड सेल्स के अंदर तकरीबन 280 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और हर एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 प्रोटीन, 4 आयरन होता है और 4 ऑक्सीजन को वो अपने साथ बाइंड कर लेता है। 4-4 की फिगर चल लेती है। ठीक है। तो अब आते हैं जिधर इसके नीचे की तरफ देखें कि ये हमारे पास एक रेड ब्लड कार्बो सेल्स है और इसमें हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल है। ये एक मुकम्मल हीमोग्लोबिन है। दिस इज अ कंप्लीट हीमोग्लोबिन। ये पूरा हीमोग्लोबिन है जिसमें 4 प्रोटीन हो गए जी। एक येरा प्रोटीन, एक येरा प्रोटीन, एक येरा प्रोटीन, सॉरी ये 3 लिखना था, और एक ये प्रोटीन। 4 प्रोटीन्स होते हैं जी। ये कौन से प्रोटीन है? ग्लोबिन। ग्लोबिन नाम के प्रोटीन है। ऊपर वालों को हम कहते हैं अल्फा ग्लोबिन, नीचे वालों को हम कहते हैं बीटा ग्लोबिन। थोड़ी सी इनकी कंपोजिशन में फर्क होता है, इसलिए इनके थोड़े से नाम चेंज करेंगे हम लोग। ऊपर वाले 2 क्या है? अल्फा ग्लोबिन। नीचे वाले 2 क्या है? बीटा ग्लोबिन। हर एक ग्लोबिन के साथ ये जो रेड डॉट नजर आ रहा है, ये आयरन का मॉलिक्यूल लगा हुआ है। तो हर एक ग्लोबिन के साथ एक आयरन का मॉलिक्यूल लगा हुआ है। तो एक हीमोग्लोबिन में 4 ग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हो गए, 4 आयरन के। तो ऐसे लिख लेते हैं हम इसको कि 4 जो है वो आयरन, यानी 4 हीम और 4 ग्लोबिन, ये मिलके बनाते हैं जी एक हीमोग्लोबिन। और कितने हीमोग्लोबिन है ऐसे? 280 मिलियन। इस एक रेड ब्लड सेल में 280 मिलियन पाए जाएंगे। अब क्या होता है कि जब हमारे पास, जब ये ब्लड हमारा लंग्स में जाता है, एल्विलाई में जाता है, और ऑक्सीजन जो है जब डिफ्यूज होकर ब्लड में आती है, तो इस ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होता है वो इस आयरन के साथ जुड़ जाता है। ये जो ग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में ये जो आयरन नजर आ रहा है ना आपको, ये आयरन, ये वाला जो आयरन है, ये वाला आयरन, ये वाला आयरन, ये वाला आयरन और ये वाला आयरन, इन आयरन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है। और 4 आयरन है, लिहाजा कितने मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे? 4 मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे। ये देखें नीचे इक्वेशन में भी लिखा हुआ है, 4 मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे। और ये आयरन के साथ बड़ा टाइटली बॉन्ड हो जाता है कि आयरन और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है। आपको पता है आयरन और ऑक्सीजन बड़ी इजीली कंबाइन होती है, जिसको आप जंग लगना भी कहते हो। तो आयरन के साथ ऑक्सीजन बड़ी आसानी से कंबाइन हो जाती है। ऐसे ही हमारे पास आयरन के साथ जुड़ गया, यानी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जो है वो जुड़ गई, अटैच हो गई। अब जहाँ जहाँ ये हीमोग्लोबिन, ये रेड ब्लड सेल जाएगा, वहाँ ऑक्सीजन जा रही है।
तो हमारे रेड ब्लड कॉपर सेल्स में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है, जो कि प्रोटीन और आयरन का मिक्सचर होता है। प्रोटीन कौन सा है? ग्लोबिन। आयरन कौन सा है? हीम। 4 ग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हैं, 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मिलकर आपका एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब हर एक आयरन के साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, बाइंड हो जाता है, तो ऐसे आपके पास एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। ये इसका रिएक्शन दिया हुआ है मैंने आपको कि ये हीमोग्लोबिन है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए और ये आपके पास बन गया जी इस कंपाउंड को ना, जिसमें आपके पास अब 3 चीजें हैं, ग्लोबिन, ये जो पूरा कंपाउंड ग्लोबिन, आयरन और ऑक्सीजन, तीनों रिएक्ट, मैंने कहा है ना ऑक्सीजन आयरन से कंप्लीटली जुड़ी हुई होती है। तो ये जो कंपाउंड है जिसके अंदर ये Hb का मतलब हो गया हीमोग्लोबिन, इसमें ग्लोबिन भी है, आयरन भी और ये ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन तैयार हो जाता है और ये बड़ा टाइटली बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन कहीं नहीं जाती है। अब ये ब्लड आपका जिधर भी जाएगा तो अब इस ब्लड के रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नहीं है, ऑक्साई हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन ऐड हुई है। अब जब ये टिश्यू में जाएगा तो ये जो ऑक्सीजन आयरन के साथ बाउंड हुई है ना, ये ब्रेक हो जाएगी। अब ये जो आपके पास मॉलिक्यूल था ऑक्साई हीमोग्लोबिन का HbO2, इसमें से अब ऑक्सीजन निकल जाएगी, बॉन्ड हुआ था वो बॉन्ड टूट जाएगा, हीमोग्लोबिन अपना नॉर्मल हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस होकर ऐसे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की डिफ्यूजन होती है थ्रू हीमोग्लोबिन। ये तो हो गई ऑक्सीजन की बात। अब आते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी जो है तकरीबन 35% हीमोग्लोबिन, यही हीमोग्लोबिन, और तकरीबन 65% प्लाज्मा से डिफ्यूज, याद रखिए। क्योंकि ये जो आयरन है ना, ये आयरन Fe, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकता है, FeO2 होता है ना, Fe2O3, ये ऑक्सीजन के साथ आसानी से कंबाइन हो जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन नहीं होता आयरन। कभी भी आपने केमिस्ट्री में भी आयरन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का कोई कंपाउंड नहीं पढ़ा होगा, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जिसमें आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन है, ऐसा नहीं होता। हाँ ये है, इसको आप कहते हो जंग रस। तो ऑक्सीजन आयरन के साथ कंबाइन हो सकती है, इसीलिए ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हीम ने यानी आयरन ने किरदार अदा किया था, ये रहा हीम, और ऑक्सीजन इसके साथ बाउंड हुई थी, ठीक है। तो ऑक्सीजन की तो आई होप आपको ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हीमोग्लोबिन का जो आयरन है उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है, ऑक्साई हीमोग्लोबिन बन जाता है, फिर आगे जाके ऑक्सीजन निकल जाती है और वापस हीमोग्लोबिन आ जाता है। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पेचीदगी ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के आयरन से कंबाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब क्या होता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड 2 तरीकों से ट्रांसपोर्ट होती है। तकरीबन 35% कार्बन डाइऑक्साइड आपके हीमोग्लोबिन से कंबाइन ट्रांसपोर्ट होगी और 65% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है। हीमोग्लोबिन के जरिए ट्रांसपोर्ट कैसे होती है जी, ये हीमोग्लोबिन में हमारे पास 2 पोर्शन थे ना, एक हीम यानी आयरन और एक क्या था, ग्लोबिन। ये है ना, डायग्राम तो ऊपर बनी है, दिखा चुका हूं मैं आपको। हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, ये है ना हीमोग्लोबिन। अब हमने ऑक्सीजन में देखा जी, ऑक्सीजन तो आसानी के साथ इसके साथ कंबाइन होती है हीम के साथ, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हीम के साथ कंबाइन नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ कंबाइन हो सकती है प्रोटीन के साथ, इसके अमाइनो ग्रुप से। प्रोटीन है ना ये, प्रोटीन में आपको याद होगा चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमने देखा था कि प्रोटीन जो होता है उसके जो यूनिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो अमाइनो ग्रुप के साथ ये कंबाइन हो सकती है, प्रोटीन के अमाइनो ग्रुप से ये कंबाइन हो सकती है, तो अमाइनो ग्रुप से ये कंबाइन हो जाती है। तो ये फर्क हो गया। हीमोग्लोबिन में अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी होती है तो ऑक्सीजन किससे जुड़ती है, हीम से, आयरन से, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करनी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे जुड़ती है, प्रोटीन के अमाइनो ग्रुप से, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा, प्रोटीन जो है ना, इस प्रोटीन में 2 ग्रुप्स होते हैं, आपको पता है अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है। अमाइनो एसिड में एक होता है अमाइनो ग्रुप और एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। इसके बाद हम लिखूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसलिए हम इसको कहते हैं अमाइनो और यहाँ से कहते हैं एसिड, अमाइनो एसिड। इन अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। तो अब ये जो प्रोटीन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इससे जुड़ती है अमाइनो ग्रुप से। तो 35% कार्बन डाइऑक्साइड आपके हीमोग्लोबिन के जो ग्लोबिन है, प्रोटीन ग्लोबिन, उसके अमाइनो ग्रुप से जुड़ जाएगी।
अब ये प्रोटीन ये हीमोग्लोबिन जिधर जाएगा, रेड ब्लड सेल जिधर जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड उधर चली जाएगी और वहाँ जाके ये वापस टूट जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। नीचे इसका रिएक्शन दिया हुआ है मैंने आपको, ये नीचे रिएक्शन दिया हुआ है कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो रही है, कौन से ग्रुप में, प्रोटीन का जो अमाइनो ग्रुप है ना उससे कंबाइन हुआ है ये, और ये तैयार होता है ये वाला मॉलिक्यूल, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन। अब ये कंपाउंड तैयार हो गया, इसमें कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन में क्या क्या है, हेमोग्लोबिन है यानी आयरन, ग्लोबिन, और ग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी हुई। जब ये आगे अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है यानी लंग्स तक पहुंचता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस अलहदा हो जाएगी, हीमोग्लोबिन वापस अलहदा हो जाएगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर डिफ्यूज हो जाती है और एयर बाहर निकल जाती है। ऐसे आपकी 35% कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन ले जाता है, 35%। तो आई होप ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन हो गया ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन में दो पोर्शन है, आयरन और प्रोटीन। ऑक्सीजन आयरन से जुड़ती है, प्रोटीन जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोटीन से जुड़ती है, और इस तरीके से हीमोग्लोबिन इन दोनों मॉलिक्यूल्स को जोड़कर इनको ट्रांसपोर्ट कराता है। अच्छा ये तो हो गया 35% कार्बन डाइऑक्साइड आपकी हीमोग्लोबिन के जरिए चली गई। कैसे, हीमोग्लोबिन में जो अमाइनो ग्रुप है कार्बन डाइऑक्साइड उससे जुड़ गई, बन गया कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन। लंग्स तक गई, कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन ब्रेक हुआ, हीमोग्लोबिन अलहदा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलहदा हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो गई किसको, लंग्स के अंदर, यानी कि वही एयर के अंदर डिफ्यूज हो गई। मैं डायग्राम बदली की बंदी करता हूँ। अब आते हैं जी ये 65% कैसे होती है जी, ये तो हो गई। अब ये 65% बल्कि ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड आपके प्लाज्मा से डिफ्यूज होती है, यानी अभी आपको बताया ना मैंने, आपके ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है जिसकी वजह से आपका ब्लड लिक्विड होता है, फ्लूइड टाइप का होता है, उस फ्लूइड पोर्शन को आपके लिक्विड के प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें तकरीबन 90% पानी होता है। इस प्लाज्मा में ये प्लाज्मा फ्लड क्यों है, फ्लूइड क्यों है, क्योंकि इसमें 90% पानी है। ये सारी डिटेल मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। ब्लड हमने अगले चैप्टर में ब्लड ही को तो पढ़ना है सर डिटेल में, तो मैं आपको अगले चैप्टर में सारी डिटेल दूंगा। तो हमारे पास जो प्लाज्मा होता है इसमें 90% पानी होता है, 65% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के जरिए डिफ्यूज होगी और इसमें पानी ही का किरदार है। होता क्या है जी, अब आपकी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के जरिए डिफ्यूज होती है ना, तो कैसे होती है जी ये, सबसे पहले आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में जो पानी मौजूद होता है उसके साथ कंबाइन हो जाती है और ये बनता है जी H2CO3, इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड तैयार होता है सबसे पहले। प्लाज्मा में तो पानी पानी है जी, 90% पानी है, 65% ऑक्सीजन जो है वो आपके प्लाज्मा के वाटर से कंबाइन हुई, तैयार हुआ H2CO3, इट इज कार्बोनिक एसिड। फिर इस कार्बोनिक एसिड में से फौरन से एक हाइड्रोजन निकल आता है, एक हाइड्रोजन निकल आता है और ये इसमें से देखें 2 हाइड्रोजन है, एक निकल गया तो इसका क्या हो गया HCO3, एक नेगेटिव वैलेंसी आ गई और एक हाइड्रोजन अलहदा हो गया। ये जो अलहदा हुआ हाइड्रोजन है ये अटैच हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ आर्जी तौर पे, क्योंकि ये वापस इसकी ज़रूरत पड़ेगी, या भी फिलहाल आर्जी तौर पर अलहदा हुआ है, वापस इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अब आपका ये ब्लड जो है जिसके अंदर अब आपके पास जो है प्लाज्मा में क्या है HCO3 और H पॉजिटिव, ये ट्रैवल करेगा। तो अब हम जरा इसको नीचे इक्वेशन की सूरत में दिखाएं तो थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास ये ब्लड का है जी प्लाज्मा, ठीक है, और प्लाज्मा में क्या है जी हमारे पास वाटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी वाटर, ये हमारे पास ब्लड है जी, ये हमारे पास ब्लड है, इसमें ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। बाकी सारा जो पोर्शन है बैक साइड पे ये क्या है इसे प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के अंदर होता है पानी H2O, पानी इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगी, जैसे कंबाइन होगी तो क्या बन जाएगा जी, अब ये ब्लड है, ये उसके रेड ब्लड सेल्स हैं और हमारे पास बन जाएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। फौरन से ये कार्बोनिक एसिड टूट जाएगा और टूट के बनेगा HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव जो है वो इनके साथ अटैच हो जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ एक अटैच हो जाएगा ऐसे आर्जी तौर पे। अब ये आपका ब्लड जो है HCO3 को लेके ट्रैवल करेगा कहाँ तक, लंग्स तक, एल्वियोलाई तक। अब जैसे ही ये एल्वियोलाई तक पहुंच जाएगा फौरन से ये हाइड्रोजन निकलेंगे, हीमोग्लोबिन में से ये हाइड्रोजन निकलेंगे और अब रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा। फौरन से ये हाइड्रोजन निकलेंगे और क्या होगा जी, हाइड्रोजन निकल के HCO3 से जब कंबाइन होंगे तो ये रेड ब्लड सेल आ गए और वो HCO3 वापस आपका क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा H2CO3।
फिर वापस ये ब्रेक होगा और किस में ब्रेक होगा, CO2 और H2। अब प्लाज्मा का वाटर वापस आ गया और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अलहदा हुई है ये अब बाहर निकल जाएगी। तो बस इसको सिर्फ बिठाते हैं, प्लाज्मा जो है ना इसको अपने पानी के साथ आरती तौर पे कंबाइन करके एक HCO3 का मॉलिक्यूल बना लेता है ताकि ये जुड़ जाए पानी के साथ और फिर इसको ट्रांसपोर्ट कराता है। जब आगे ले जाएगा सही जगह पे ले आता है तो क्या करता है, फौरन से इसको हाइड्रोजन देके से H2CO3 बनाता है, फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो है अलहदा करके पानी बचा लेता है। ठीक है, तो ये होता है जिसका रिएक्शन देखें जी। सबसे पहले क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन हुई प्लाज्मा के, कार्बोनिक एसिड बना। फिर इस कार्बोनिक एसिड में से एक हाइड्रोजन निकल के अटैच हो जाता है हीमोग्लोबिन से, और जो बच जाता है HCO3 नेगेटिव ये हमारे प्लाज्मा में स्टोर हो जाता है। अब ये प्लाज्मा हमारा जो है लंग्स तक जाएगा। जैसे ही लंग्स में जाएगा तो हीमोग्लोबिन से जो H अटैच हुआ था वो वापस निकलता है और HCO3 के साथ कंबाइन हो जाता है, वापस आपको कार्बोनिक एसिड मिल जाएगा। फिर ये कार्बोनिक एसिड वापस ब्रेक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाती है, वाटर प्लाज्मा अपने पास वापस रख लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ये तो थी ट्रांसपोर्टेशन। और आगे अब छोटी छोटी सी चीजें जल्दी जल्दी करते हैं, 7 मिनट से कम रह गए। अब कुछ जरा छोटी छोटी सी टर्म्स है जी, अक्सर एक एक नंबर की डेफिनेशंस में आ जाती हैं, टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी वगैरह। देखिए हमारे पास जो लंग्स हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं इनके अंदर एयर की गुंजाइश कितनी है, वॉल्यूम ऑफ एयर, लंग्स का वॉल्यूम कितना होता है। हमारे पास जो लंग्स का नॉर्मल वॉल्यूम है यानी लंग्स के अंदर कितनी गुंजाइश है वो है जी 5 लीटर। 5 लीटर तक की एयर जो है हमारे लंग्स के अंदर भर सकती है। ये हमारा लंग्स है सपोज करें, तो इसके अंदर कितनी गुंजाइश है जी, ये है 5 लीटर। 5 लीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में दिखाएं तो सेंटीमीटर क्यूब में ये होती है जी 5000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं, ये जो टोटल कैपेसिटी है हमारे लंग्स की, दैट टोटल कैपेसिटी इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। इसको हम कहते हैं टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम विच इज 5 लीटर या फिर 5000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, आपके लंग्स की टोटल गुंजाइश, कि आपके लंग्स में कितनी एयर भरी जा सकती है, जो कि कितनी है जी, तकरीबन, नहीं बल्कि 1 सेकंड रुक जाए, 1 सेकंड रुक जाए, मैंने एक चीज़ गलत कर दी, वही तो मैं कंफ्यूज हो गया। 1 मिनट रुके, पहले मैं आपको तीनों चीज़ें बताता हूँ उसके बाद फिर नाम बताऊंगा तो ईजी हो जाएगा। देखें हमारे लंग्स की, टाइम कम रह गया ना, मैं यहाँ पे हाथ पैर फूल गए मेरे। हमारे लंग्स की देखिए टोटल कैपेसिटी कितनी है, पहले तो इस पे आते हैं। टोटल कैपेसिटी, हमारे लंग्स की टोटल गुंजाइश, टोटल वॉल्यूम कितना है जी, 5 लीटर, या फिर इसको अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में बोले तो 5000 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमारे लंग्स नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान, जो हम नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं, अंदर बाहर सांस कर रहे होते हैं, इस दौरान पूरी लंग्स हमारे हवा से नहीं भरते। यानी हम पूरी 5 लीटर हवा अंदर नहीं करते भाई, सिर्फ 10% करते हैं इनहेल या एक्सहेल, 10% खाली। और 10% कितनी होती है, तकरीबन 5 लीटर में से आप 10% लगा लो तो ये हो जाएगी तकरीबन 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, और लीटर में आए तो आप तकरीबन हाफ लीटर कह लोगे आप, आधी लीटर। 10% का मतलब हो गया 5 का 10% कितना होता है, आधा। यानी कि इसको अगर हम फ्रैक्शन के बजाय वैसे लिख के 0.5, आधी। तो हम नॉर्मली जब ब्रीथ करते हैं तो हमारे लंग्स की गुंजाइश भले से 5 लीटर है, लेकिन हम सिर्फ 10% एयर ही अंदर लाते हैं और फिर उसी 10% एयर को हम बाहर निकालते हैं, 0.5 लीटर, जो कि सेंटीमीटर क्यूब में बनती है कितनी, 500 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, वो मैं आपको वजह बताता हूँ। लेकिन अगर हम डीप ब्रेथ लें, अक्सर हम लेते हैं ना गहरी गहरी सांस ले लेते हैं, तो गहरी सांस लेते हैं, डीप ब्रेथ अगर हम लेते हैं तो अब जाहिर बात है हम ज़्यादा, जब हम डीप ब्रेथ लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं तो हम ज़्यादा एयर अंदर करते हैं। यानी मैक्सिमम कितनी एयर हम कर सकते हैं वो डीप ब्रेथ में की जाती है। और मैक्सिमम हम कितनी एयर अंदर कर सकते हैं जी डीप ब्रेथ के अंदर, तकरीबन 4 लीटर, बस इससे ज़्यादा नहीं, जो कि तकरीबन आपकी 4000 सेंटीमीटर क्यूब बनती है। तो ये 3 रेट आ रहे हैं आपके पास। ये क्या है जी, टोटल कैपेसिटी, आपके लंग्स की टोटल गुंजाइश 5 लीटर। आप नॉर्मली कितनी एयर इनहेल कर रहे हो, खाली 10%। और अगर आप बहुत ज़्यादा तीर मार लो, डीप ब्रेथ कर लो, तो मैक्सिमम कितनी एयर इनहेल कर सकते हो आप, खाली 4 लीटर। 1 लीटर कहाँ रह जाती है, 1 लीटर आपके लंग्स में स्टोर ही रहती है हमेशा। 1 लीटर यानी कि तकरीबन 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपके लंग्स के अंदर समझ लें स्टोर ही है, वो कहीं नहीं जा रही होती, वो आपके लंग्स के अंदर स्टोर ही रहती है।
यानी अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो हमारे पास ये लंग्स है जी, इस लंग की टोटल कैपेसिटी है 5 लीटर। आप जब नॉर्मली इनहेल करते हैं तो बस सिर्फ इतनी गैस इनहेल कर पाओगे, 10 लीटर खाली। ये कितनी होती है? तकरीबन 0.5 लीटर, इतनी बस नॉर्मली। ये नॉर्मल ब्रीथिंग है आपकी। नॉर्मल ब्रीथिंग में आप खाली 0.5 लीटर ही ले पाते हो। बहुत ज़्यादा डीप ब्रेथ कर लोगे तो इतनी कर लोगे, चलो बहुत ज़्यादा डीप ब्रेथ कर ली तो आपने यहाँ कर भी एयर भर ली अपने लंग के इस हिस्से में, और अब आपकी टोटल एयर कितनी हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक? 4 लीटर। अब भी आपकी 1 लीटर की गुंजाइश पर आपकी हवा नहीं आती। 1 लीटर में आप समझ लो एक हवा मुस्तकिल भरी हुई है, वो ना अंदर जा रही है वो ना बाहर जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर वो 1 लीटर भी अंदर से बाहर चली गई, आपका लंग्स पूरा खाली हो जाएगा, लंग्स आपका सुखड़ जाएगा, आपका ट्रैकिया दब सकता है, कोलैप्स हो सकता है। कोलैप्स हो सकता है बिल्कुल आपका, यानी कि आप पूरा खाली हवा की बात हो ना, गुब्बारे में से आप सारी हवा निकाल दोगे तो गुब्बारे की सारी वॉल्स एक दूसरे से चिपक जाती है, बिल्कुल लिस्ट पिशा सा हो जाता है गुब्बारा, खराब होने के चांसेस है। इसी वजह से अगर हमारे लंग्स में से सारी एयर निकल जाएगी अगर, तो हमारा लंग्स बिल्कुल गुब्बारे की तरह बिल्कुल पिचक जाएगा और लंग्स खराब होने का खतरा है। तो ये हिफाजती तौर पे 1 लीटर जो है हवा मुस्तकिल भरी रहती है आपके लंग्स के अंदर, ताकि आपका लंग मुकम्मल तौर पर एम्प्टी ना हो, मुकम्मल तौर पर एम्प्टी ना हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपसे? तो हमारे लंग्स में टोटल गुंजाइश है 5 लीटर। नॉर्मली 4 लीटर एयर हमारे लंग्स में स्टोर रहती है और 4.5 लीटर, और आधा लीटर एयर हम इनहेल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर हम डीप ब्रेथ लें तो 4 लीटर हम ले पाएंगे, इससे ज़्यादा हम अंदर नहीं ले सकते। 1 लीटर स्टोर हमारी रहती है हमेशा एयर, और वो क्यों रहती है? ताकि हमारे लंग्स जो हैं वो कोलैप्स ना करें। तो ये जो हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे होते हैं एयर 10% जो है, जो आधी लीटर है, इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है जी? ये तो है आपकी टोटल कैपेसिटी, ये है टाइडल वॉल्यूम। ये जो हम डीप ब्रेथ के अंदर हम एयर ले रहे होते हैं, यानी मैक्सिमम एयर जो हम ले सकते हैं, इसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। और ये जो आखिरी चीज़ है जी, कि हमारे हमारे लंग्स के अंदर 1 लीटर एयर स्टोर है, 1 लीटर वॉल्यूम भरा हुआ है पहले से, उसमें ना एयर, उसमें जो एयर है वो ना वो एक्सचेंज में सही नहीं लेती है, बस वो पड़ी हुई है खाली। इसको हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है जी, तो ये 3 चीज़ें हो गई हैं जी, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करता हूँ फिर हम खत्म करते हैं इस क्लास को। हमारे पास लंग्स के अंदर, ठीक है जी, हमारे पास लंग्स के अंदर, मैं कोई पॉइंटर दूसरा चीज करूँ, हाँ ये हमारे पास हमारे टोटल लंग्स की गुंजाइश है जी 5 लीटर, विच इज कॉल्ड टोटल कैपेसिटी। हम नॉर्मल जब ब्रीथिंग करते हैं तो हम सिर्फ आधा लीटर एयर को अंदर या बाहर कर सकते हैं, इस आधे लीटर एयर को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। अगर हम डीप ब्रेथ करें तो हम अपने एयर की मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच जाते हैं, यानी कि हम सिर्फ 4 लीटर ही एयर मैक्सिमम अंदर या बाहर कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। और जो 1 लीटर एयर है आपका, 1 लीटर की जो वॉल्यूम है जिसमें एयर स्टोर हुई है, उस 1 लीटर वॉल्यूम को हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ये क्यों है? ताकि हमारा लंग्स कोलैप्स ना कर सके। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म।